श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, सम्यक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर, राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। हर तूफान एक दिन शांत होता है। उतना धैर्य तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तब जीवन में आगे बढ़ पाओगे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी धैर्य की जरूरत है। अगर धैर्य खो दोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। शिष्य गुरु के चरणों में वर्षों से साधनारत था। एक दिन गुरु चरणों में आया, कहा गुरुदेव अरसा बीत गया आपके चरणों में आते हुए, साधना कर रहा हूं पर आज तक मेरी साधना सिद्धि में परिवर्तित नहीं हो पाई। क्या मेरी ये साधना व्यर्थ होगी? मुझे अपनी साधना का फल प्राप्त नहीं होगा। इतना लंबा समय बीत गया, आखिर मुझे फल कब मिलेगा? गुरु ने कहा बस धैर्य रख, सब मिलेगा। गुरुदेव अब मेरा धीरज टूट गया, सब्र का बांध टूट गया, मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे अब तक की साधना सब व्यर्थ गई। गुरु ने कहा एक काम कर, आज मैं तुझे रहस्य बताता हूं। सामने एक चट्टान थी, छोटी सी चट्टान पर गुरु ने कहा इस पर घन का प्रहार कर। प्रहार किया, 5-7 प्रहार किया, बोला नहीं, इसके टुकड़े होने तक इस पर प्रहार जारी रख। शिष्य ने निरंतर प्रहार किया, बीच में थका, गुरु की तरफ देखा, बोला बेटा आज इस चट्टान को तोड़कर ही तुझे दम लेना है। उसने 10-5 प्रहार और किया, फिर थक गया। गुरु ने कहा बेटे और 2-5 प्रहार और कर। उसके बाद जैसे उसने अगला प्रहार किया, पत्थर टूट गया। गुरु ने शिष्य से पूछा, ये बता ये चट्टान कौन से प्रहार से टूटा? ये चट्टान कौन से प्रहार से टूटा? शिष्य ने कहा आखिरी प्रहार से। गुरु ने कहा नहीं। गुरु ने कहा नहीं, आखिरी तक प्रहार करते रहने से टूटा है। यदि तू बीच में ही छोड़ देता तो ये चट्टान नहीं तोड़ पाता, तू तो बीच में ही हार गया था। मैंने तुझे प्रोत्साहित किया इसलिए तू इस चट्टान को तोड़ने में सफल हुआ। तुझे हर प्रहार में लग रहा था कि चट्टान टूट नहीं रहा, पर यथार्थ यही था कि चट्टान भीतर से टूट रही थी, तुझे उसका आभास नहीं हो रहा था। परिणाम पाने के लिए सतत प्रयास जारी रखना अपेक्षित है, पर यह वही कर पाता है जिसके मन में धैर्य होता है। परिणाम पाने के लिए सतत प्रयास जरूरी है, यह वही कर पाता है जिसके अंदर पेशेंस होता है। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि आवर पेशेंस विल अचीव मोर देन आवर फोर्स। आवर पेशेंस विल अचीव मोर देन आवर फोर्स। हमारी ताकत से ज्यादा या हमारी क्षमता से ज्यादा हमारा धैर्य हमें उपलब्धियां देता है। अगर हमारे अंदर धीरज हो तब ठीक है। अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा बेटा तुझे लग रहा है कि तेरी साधना का आज तक कोई फल नहीं मिला, लेकिन तेरी साधना उत्तरोत्तर निखर रही है और धीरे धीरे यही फलवान बनेगी। प्रयास जारी रखो। कब तक? जब तक परिणाम न मिले तब तक।
जो चाहते हो उसके लिए प्रयास जारी रखो। चरे वेती चरे वेती चरे वेती। मुझे अपना प्रयास जारी रखना है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि ये बीज फलेंगे और 90 से 100 फुट ऊंचे बांस होंगे। ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत गया, एक भी अंकुर नहीं फूटा। सब लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे ये तो पागल हो गया, व्यर्थ तुम श्रम क्यों कर रहे हो। एक बार ये लोगों की बातों का उस पर प्रभाव पड़ा, लेकिन तभी उसने कहा नहीं, जिस व्यक्ति ने कहा है वो व्यक्ति झूठा नहीं, ये बीज उगेगा, मुझे अपना क्रम जारी रखना है। बीतते बीतते 5 वर्ष बीत गए, एक भी अंकुर नहीं फूटा और लोग उसे पागल घोषित कर दिए। लेकिन वह व्यक्ति अनावरत उस बीज की सेवा में लगा रहा, समय समय पर पानी देना, खाद देना, खरपतवार हटाना उसका नित्य का क्रम बन गया। वो नित्य नियम से ही कार्य करता। 5 वर्ष बाद एक दिन उसे इन बीजों में से अंकुर प्रकट होते दिखाई पड़े। अंकुरित होता देख वह खुशी से झूम उठा। गांव भर के लोगों को भी लगा कि 5 साल बाद ये अंकुर उठा है, गजब। हफ्ते भर बाद देखा तो 9 फुट ऊंचे हो गए। दूसरे हफ्ते देखा 18 फुट के हो गए। तीसरे हफ्ते देखा 27 फुट के हो गए। सबको आश्चर्य का कोई पारावार नहीं। देखते 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 वो 90 और 100 फुट के हो गए। और उस बांस से उसने अपने उन सारे सपनों को पूरा कर लिया जिसे उसने गढ़ रखा था। कल तक जो उससे हंसी उड़ाते थे, अब सब उसे अपना गुरु बनाने लगे और सब उसका अनुकरण करने लगे। बस बात मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं, वो व्यक्ति उसमें सफल कब हुआ? जब उसके अंदर पेशेंस रहा, धैर्य रहा। आप अपने मन के धैर्य को बढ़ाए रखना चाहते हो, 4 बातों को ध्यान में रखो। अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलो, पहला काम। लक्ष्य को सामने रख कर के चलना है। जो हमें पाना, हमें केवल उसे देखना है, एकदम करते चलो। दूसरी बात, आत्मविश्वास पूर्वक अपना प्रयास जारी रखो। आत्मविश्वास पूरा रखो, प्रयास जारी रखो। उसका अगर आत्मविश्वास कमजोर हो गया होता, विश्वास कमजोर हो गया होता, प्रयास रोक दिया होता, तो जो उसने हासिल किया वो नहीं कर पाता। नहीं, स्थितियां बदलेगी, जरूर बदलेगी। आज नहीं तो कल हम होंगे निश्चित सफल। ये सोच अपने अंदर होनी चाहिए। आत्मविश्वास से अपने आप को लबरेज रखिए। परिणाम आएगा, आएगा, आएगा। और जब तक परिणाम नहीं आए तब तक मुझे प्रयास करना है, करना है, करना है। घबराना नहीं है। एक दिन तो घूरे के भी दिन फिरते हैं। फिरते हैं कि नहीं फिरते हैं? घूरे के दिन जहां कल तक कचरा है वहीं अट्टालिका खड़ी हो जाती है, महल खड़ा हो जाता है। प्रयास जारी रखो। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये होगा। आत्मविश्वास होना चाहिए।
एक युवक मेरे पास आया, बड़ा हताश निराश सा। वो 3 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट कर चुका था, पर सफल न होने के कारण हताशा से भर गया था। उसका मन अधीर हो उठा था, हिम्मत तोड़ चुका था। मेरे पास आया, उसने कहा, महाराज मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सुख है ही नहीं, मेरा जीवन यूं ही चला जाएगा। मैंने उससे जब बातचीत की तो उसने अपनी सारी बातें कही कि मैंने 3 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट किया, जिसमें एक बार प्री निकाला, दूसरी बार मेंस और तीसरी बार इंटरव्यू भी गया, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। हमने कहा, अरे इतने प्रतिभाशाली होने के उपरांत तुम हताश होते हो, तुम भाग्यशाली हो। लाखों बैठते हैं, उसमें से प्री में बहुत थोड़े निकलते हैं, मेंस में और कम निकलते हैं, इंटरव्यू में कितने निकलते हैं? बोले महाराज जितनी वैकेंसी होती है उससे 3 टाइम। हम बोले तुम बताओ, लाखों में से तुम 1000 में आए हो, भाग्यशाली हो कि नहीं? उसमें तुम सिलेक्ट नहीं हुए, हिम्मत क्यों हारते हो? 3 मौका बीता है, अभी 4था मौका तुम्हारे पास है कि नहीं? बोले महाराज एक अटेम्प्ट तो है, लेकिन अब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, मैं कैसे क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता। हमने कहा, अरे अपना करियर तो एक रिक्शा वाला भी पूरा कर लेता है, अखबार बेचने वाला भी अपना जीवन चला लेता है, हिम्मत क्यों हारते हो? धीरज पूर्वक लगो, एक बार और लगो, अपने खर्चे के लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर दो, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो। और तुमने इतनी पढ़ाई तो कर ही ली है, केवल अपना कंसंट्रेशन रखना है और अपने आत्मविश्वास को जगा करके धैर्यपूर्वक पेपर देना है। मेरे थोड़े से मोटिवेशन से उसका मन बदला, 4था अटेम्प्ट दिया और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, आज कस्टम का अधिकारी है। मन में धीरज चाहिए, कोई भी समस्या हो उसका सॉल्यूशन धैर्य से होगा, और जब तक परिणाम ना हो आत्मविश्वास पूर्वक प्रयास जारी रखो। और नकारात्मक बातों, नकारात्मक लोगों से दूरी बना के रखो। ऐसे सलाहकार बहुत आ जाते हैं, रायचंदों की समाज में कमी नहीं है, जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, बिना मांगे सलाह देने आ जाते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। होता है ना? अगर उनकी बातों में किसान आ गया होता तो रह गया होता। वो उन सब से बचता रहा, ऐसे ही तुम भी बचो, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। नकारात्मक लोगों से दूरी बना के चलो, तुम्हारे मन में कभी अधीरता नहीं आ पाएगी, मन में धैर्य अपने आप बनेगा। ठीक है, आज नहीं कल बदलेगा। और भय और आशंका से अपने आप को मुक्त रखो, भय और आशंका से अपने आप को मुक्त रखो। मन में किसी प्रकार का भय और आशंका नहीं रहना चाहिए। जब तक डर और आशंका तुम्हारे मन में बनी रहेगी, कभी सफल नहीं हो सकोगे। तो सफलता के लिए धैर्य होना, पेशेंस होना एक बहुत बड़ी जरूरत है। हर काम में धीरज रखना शुरू कीजिए, उतावलापन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए। कर दिया, अब धीरे धीरे हो जाएगा। कई बार लोगों के मन में अधीरता आती है जीवन में आगत विषमताओं के कारण, मन टूटता है, क्या करे। कई बार लोगों के जीवन में एक के बाद एक ऐसी परेशानी पर परेशानी हावी होने लगती है और उससे आदमी फिर अंदर से टूट जाता है। एक व्यक्ति, एक प्रकरण मेरे पास आया, आप लोग भी सुनोगे ताजुब करोगे। एक व्यक्ति थोड़ा कर्जदार हो गया, और कर्जदार भी क्या, लगातार 10 वर्षों से उसे नुकसान पर नुकसान होता रहा। बाजार की बड़ी देनदारी हो गई और लेने वाले लोग उस पर सिर पर चढ़ने लगे। उसका मुझे मालूम पड़ा, उसके मित्र ने कहा, महाराज ये आदमी अंदर से टूट गया है, और एक दिन चर्चा में इसने कह दिया, ऐसा मन होता है कि मैं पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लूँ। आजकल तो ऐसा होने लगा है, बहुत सारे किस्से होते हैं। वो मुझे आकर के बताया, मैंने कहा उसको लेकर आओ। जब आया
उससे मैंने पूछा क्या बात है। उसने अपनी सारी व्यथा कथा बताई। ज़्यादा बहुत कर्ज नहीं था, कुल 20 लाख का लोन था, कुल 20 लाख का लोन। लेकिन पिछले 10 वर्षों से लगातार नुकसान, और उसके लिए 20 लाख की लायबिलिटी एक बड़ी लायबिलिटी थी, क्योंकि एसेट्स के नाम पर के पास एक छोटे से मकान के अलावा कुछ नहीं था, और मकान भी कुल 10 लाख से ज़्यादा की नहीं। वो अंदर से टूट गया था कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उसने मुझसे कहा, महाराज जी मुझे लगता नहीं है कि मेरे जीवन में कभी सुख आएगा, ऐसे रोज 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 रो रो करके जीने से क्या फ़ायदा। मैंने केवल उससे एक ही बात ही कहा, भैया घबराते क्यों, रात के बाद तो प्रभात होता है, तुम घबराओ मत। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। हम बोले अच्छा ये बताओ, तुम अपनी एक किडनी बेचोगे तो क्या मिलेगा। बोले महाराज कम से कम 5 लाख तो मिल ही जाएगा। हमने कहा तुम्हारे शरीर में से तुम अपनी एक आंख किसी को दे दो तो महाराज लाखों मिलेंगे। हमने कहा तूने कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, और तू अपना और अपने पूरे परिवार की हत्या करके आत्महत्या करना चाह रहा है। सोच, केवल तेरी एक किडनी तेरे कहे अनुसार 5 लाख की है, तेरी एक आंख लाखों की है, तो इतना तो केवल तेरे शरीर के 2 आर्गन का मूल्य है। और आर्गन्स को लेख ले तो तेरी कीमत कितनी है। तू अधीर क्यों होता है, और तू अपनी किडनी के साथ पूरे परिवार की किडनी भर की मूल्यांकन कर ले, क्या होगा। महाराज मैंने ऐसा तो कभी सोचा नहीं। मैंने उसे समझाया, घबरा मत, रात के बाद प्रभात होता है। महाराज लोगों का सामना कैसे करूं, हिम्मत नहीं होती, सबकी देनदारी है। हम बोले मर जाना समाधान नहीं, ये तो भागना है, सामना तो करना पड़ेगा। धीरज के साथ सामना करो, और एक काम करो, यहाँ से जाओ, जितने भी लेनदार हैं सबको विनय से बुलाओ, और बुला के अपनी वास्तविक स्थिति बता दो, और कहो मेरे पास मेरी जान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। परिवार में उसके एक बेटा था, एक बेटी थी, पत्नी थी, 4 लोगों का परिवार था, माँ बाप थे नहीं। हमारी जान है, इसके अलावा कुछ नहीं, पर हमारे मन में आप सबको पैसा देने का पूर्ण मनोभाव हम आप सबका चुका सकते हैं। एक मकान है, इस मकान को आप लोग बेचकर आपको जितना जितना हिस्सा आए सो कर लें। बस मेरी एक ही भावना है, ब्याज मैं किसी का दे नहीं सकता क्योंकि मेरी वो स्थिति नहीं है। अब मैं धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे कमाऊंगा वैसे आप सबको दे सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लोग उसकी बात को सुने, और उसी में से एक व्यक्ति जो उसका लेनदार भी था पर उसका बड़ा अच्छा मित्र था, उसे जानता था, उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हें कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं, और हमारी रकम भी जब तुम्हारे पास होगी तब देना। और सबको कहा आप लोग बिल्कुल निश्फिक्र रहिए, इसके पास अब है नहीं तो क्या होगा। उस व्यक्ति ने अपने पास से उसे 10 लाख रुपया और दिया, और कहा कुछ नहीं, मंडी में तुम काम जैसे पहले करते थे करो, अब बस स्टॉक का काम मत करना, रोज़ लो रोज़ खरीदो, रोज़ लो रोज़ खरीदो, रोज़ बेचो, और अपना काम करना शुरू करो। जो बचत आए उसे बचा के रखो, खर्च पर कंट्रोल करो। वो आदमी ने वैसा करना शुरू किया। उस विपत्ति की स्थिति में 10 लाख रुपए से उसने अपना कारोबार शुरू किया, और रोज़ रोज़ ऐसा उसका भाग पलटा कि वो आदमी आज 11 लाख रुपया का दान करने में समर्थ हो गया। वो आकर के गुरायतन का सदस्य बन गया। कुल 4 सालों में उसके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन। वो हमेशा कहता है महाराज आपने धैर्य नहीं बंधाया होता तो हमने तो अपने जीवन को खो दिया होता। ध्यान रखना, भाग के पलटने में एक पल की देर नहीं होती। इसलिए हर समस्या का धैर्यपूर्वक ही सामना करना चाहिए। तो आप लोग भी संतोष रखो और धैर्य रखो। आप यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। जय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 की जय जय जय। 2 बच्चे आज के संदर्भ में आपस में बातें कर रहे थे।
कि क्यों पर महाराज क्या बोलेंगे। एक ने कहा क्वालिटी पर बोलेंगे, तो दूसरे ने कहा कि क्वालिटी पे नहीं, वे क्वालिफिकेशन पर बोल सकते हैं। दोनों आपस में उलझ गए, तो मैंने सोचा न क्वालिटी लो न क्वालिफिकेशन, क्वारल पर आ जाओ, है ना। आज बात मैं आपसे क्वारल की करूँगा। क्वारल यानी झगड़ा, झगड़े की बात करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा, घबराना नहीं। हाँ, वो बात करूँगा जो आपके झगड़े को मिटा दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका जीवन में कभी किसी के साथ कोई क्वारल या झगड़ा ना हुआ हो। वो झगड़ा किसी से भी हो सकता है, अपने भाई बहनों से, माता पिता से, पति पत्नी के बीच, अड़ोस पड़ोस से, व्यापारी है ग्राहक से, किसी न किसी से किसी न किसी प्रकार का झगड़ा अक्सर होता रहता है। झगड़ा करना मनुष्य की एक प्रकार की प्रवृत्ति सी बन गई है, और उस निमित्त से लोग किसी न किसी रूप में झगड़ते हैं। तो झगड़ा तो हुआ होगा, झगड़ा के बाद क्या होता है? रगड़ा, है ना। झगड़े के बाद क्या होता है? शांति कि रगड़ा। आज आप थोड़ा देखें कि आखिर में ये झगड़ा खड़ा क्यों होता है, लोग आपस में क्यों झगड़ते हैं। जब हम किसी बात को पकड़ लेते हैं तो लोग झगड़ते हैं। समझ गया? बात समझ में आई? मैं आपसे कोई बात करूं और आप सुनकर अनसुना कर दो तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन मैंने कोई बात की और उस बात को पकड़ करके आपने उसकी एक अलग तस्वीर गढ़ ली, तो मन में फिर द्वंद्व चालू हो जाता है और उसी से झगड़ा खड़ा होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कोई अपशब्द कह दिया, सपोज गधा कह दिया। आप लोग गधा को तो अपशब्द नहीं मानते, पर मेरी दृष्टि से वो भी अपशब्द है ना। गधा कौन है मालूम? गधा किसको कहते हैं? गधा किसे कहते हैं पता है? गधा में 2 अक्षर है, ग और धा। गधा कौन? जिसकी गलत धारणा। सब गधे हैं। गलत धारणा है वो गधा है। आपसे कहूं कि आपकी गलत धारणा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपसे कह दिया जाए आप तो पक्के गधा हो, तो शायद चुभेगा। चुभेगा कि नहीं चुभेगा? हो सकता है मैं अभी यहां कहूं तो न चुभे, लेकिन कोई और कहे तो जरूर चुभेगा। अच्छा, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, सबके बीच में मेरी इंसल्ट कर दी। मैं देखता हूं उसने जो गधा कहा, उस शब्द कहने का और उस व्यक्ति का एक चित्र हमारे सामने है, और एक दूसरा चित्र हमने अपने माइंड में बना लिया। वो चित्र बहुत दिनों तक सेव हो जाता है। उसी चित्र से मन में कई तरह की बातें आती हैं, और फिर कई बार वो हमसे ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं करा लेता है जिससे व्यर्थ के झगड़े खड़े हो जाते हैं।
सवाल झगड़े का है। झगड़ा क्यों होता है? 4 बातें आपको बताऊंगा, बातें नहीं, कारण बताता हूं। ऐसे झगड़े के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 4 ऐसे कारण आपको बता रहा हूं जो झगड़े के मूल कारणों में है, और उन्हीं में सब कारण समाहित हो सकते हैं। सबसे पहला है रुचि भेद या चिंतन भेद। मेरी रुचि कुछ और, आपकी रुचि कुछ और। मैं अपने रुचि से जीना चाहता हूं, आप अपने रुचि से जीना चाहते हैं, इतने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपनी रुचि से आपको चलाना चाहूं और आप अपनी रुचि से मुझे चलाना चाहो तो क्या होगा? घर परिवार से लेकर समस्त व्यवहार में आप अगर झांक कर देखोगे तो यही पाओगे कि रुचि भेद झगड़े की एक बड़ी वजह है। मान लीजिए सासू पुरानी विचारधारा की है और बहू आज की पढ़ी लिखी आधुनिकता से भरी हुई है। अब सासू चाहती है कि बहू थोड़ा लिहाज रखे, मर्यादा रखे, मेरे हिसाब से चले। अब बहू चाहती है कि मुझे लिबर्टी मिले, आज़ादी मिले, मैं अपने ढंग से चलूं। बहू को सासू ऑर्थोडॉक्स लगती है और सासू को बहू एकदम निर्लज्ज लगती है। अब क्या होगा? क्या होगा? दोनों का परस्पर में जो वार्तालाप होगा वो सौहार्दपूर्ण कभी नहीं होगा। बात बात में दोनों के मध्य विवाद छिड़ेगा। छिड़ेगा क्या? छिड़ता ही है। रुचि का अंतर, दोनों की अलग अलग रुचि है। पति और पत्नी है, मान लो पत्नी धार्मिक है, पति अधर्मी धार्मिक नहीं है, इसी में बड़े झगड़े हो जाते हैं। पति कम धार्मिक, पत्नी धार्मिक, या पति धार्मिक, पत्नी अधार्मिक। अब दोनों में आपस में खींचातानी। पति चाहता है पत्नी मेरे हिसाब से चले, मुझे कोऑपरेट करे, और पत्नी चाहती है कि वो मुझे कोऑपरेट करे। लड़ाई, ज्यादातर लड़ाई के किस्से तो आपने सुने होंगे। रुचि भेद से लड़ाई रोज होती है। पर मैं आज आपको एक ऐसे दंपति की बात करना चाहता हूं, दोनों प्रोफेसर, पत्नी विशुद्ध धार्मिक। हमारा प्रवास था, नियमित मंदिर आना, पूजा पाठ करना, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में पूरी रुचि रखना। पर मैंने उनके पति को कभी नहीं देखा, पति को कभी नहीं देखा। मालूम तो था कि वो भी प्रोफेसर है। मैंने एक दिन उनकी धर्मपत्नी से पूछा, क्या आपके पति नहीं आते? बोले आते हैं महाराज, रोज आते। बोले यहां तो नहीं दिखते। बोले वो ही मुझे छोड़ते हैं, दरवाजे पर छोड़ कर के वो आते महाराज, अंदर नहीं आते वो। बोले क्यों? बोले महाराज उनका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है? बोले फिर आपको जो बोलती नहीं। बोले महाराज क्यों बोलूं? पढ़े लिखे इंसान है, मैच्योर्ड व्यक्ति है, मैं उनको क्या बोलूंगी? मैं तो यही मानती हूँ कि मुझे कुछ नहीं रोकते, यही बहुत बड़ी बात है। और उसने एक बात कही, महाराज वो मुझे रोज यहाँ छोड़ते हैं, जितनी देर में मैं पूजा करती हूँ
उतनी देर में वो चाय पीने कहीं जाते हैं, और पूजा पाठ मेरा पूरा हो जाए तो वो टाइम पर आते हैं और वो वही मुझे लेकर जाते हैं। मैंने कहा आप कभी बोलते नहीं कि यहाँ तक आ गए हो महाराज, आए हैं, कभी अंदर तो चलो एक बार। बोले नहीं महाराज, हम लोगों ने तय कर लिया है पर्सनल लाइफ में हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम्हारी जो रुचि तुम करो, हमारी रुचि वो हम करें। कितना बढ़िया एडजस्टमेंट है। नहीं जी तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। व्यक्ति की सामने वाली की रुचि को पहचानना चाहिए और सबको अपनी अपनी रुचि से जीने की आजादी मिलनी चाहिए। हां, ऐसी रुचि जिसमें मर्यादाओं का हनन होता है, उसके लिए व्यक्ति को सावधान करना जरूरी है, पर उसके पीछे झगड़ा करना कतई उचित नहीं। एक किस्सा मेरे सामने ऐसा आया, आप सब सुनकर हंसेंगे। पत्नी धार्मिक थी, पति धर्मी नहीं था, लेकिन वो हमेशा पत्नी के किसी कार्य में कोई रोक टोक नहीं किया। लेकिन पत्नी जरूरत से ज्यादा धार्मिक थी। पति अपने दफ्तर से आता, रात में भोजन करता, कहता तुम तो पक्के राक्षस हो, नरक जाओगे। अब बोलो ऐसा कौन सुने रोज रोज? आप रात में खाते हो, राक्षस हो, नरक जाओगे, रात में तो निशाचर खाते हैं, आप कैसे हो? हम तो बहुत दुख होता, आपको खाना भी परस रही है, खाना परसते दुख होता है, आप तो अधर्मी हैं, आपको अपनी आत्मा की बिल्कुल चिंता नहीं। रोज रोज सुन सुन करके दोनों के मध्य ऐसी तकरार हुई कि पति ने पत्नी को उसके मायके जाने के बाद तय कर लिया कि अब मैं बुलाऊंगा ही नहीं, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मुझे इसके साथ अब रहना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब ये भी एक सोच। लड़की का भाई मेरे पास आया, बोला महाराज बहन की स्थिति ऐसी हो गई और हमें महाराज जी, जीजा जी बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर पेशे से, पर मुझे गलती मेरी बहन में दिखती है। ये घटना 1998 की बता रहा हूँ। गलती मेरी बहन में दिखती है। मैंने कहा ठीक है, लेके आ एक बार बहन को, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बहन को समझाया। बोले महाराज क्या बताएं, बिल्कुल घर में संस्कार ही नहीं है, बड़े कुलच्छी हैं, एकदम रात में खाते हैं महाराज, न कोई विवेक न विचार। महाराज जी हम तो बड़े धार्मिक माहौल में रहे, हमें तो लगता है हम बहुत गलत जगह चले गए। तो हमने मजाक किया, गलत जगह चले गए तो बदलना है क्या? नहीं नहीं महाराज अब तो रहना वही है। रहना है तो इतने गलत क्यों बोल रही हो? गलत जगह गई या नहीं गई ये बात की बात है, पर तुम जो कुछ भी बोल रही हो मेरी नज़र में वो पूरी तरह गलत है। ये बताओ, तुम्हारा पति रात में खाता है, तुम्हारा पति तुम्हारे कहे अनुसार धर्म नहीं करता, मान लिया तुम्हें कभी रोका टोका नहीं महाराज, न तो उनने रोका, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है और मैं रुकने वाली भी नहीं, झांसी की रानी थी, ना तो इतनी हिम्मत है ना मैं रुकने वाली हूं। हम बोले फिर जब वह तुम्हें तुम्हारे तरीके से जीने की आजादी दे रहा है तो तुम भी उसको उसके तरीके से जीने की आजादी दो ना। आज से बोलना बंद करो, उसकी जैसी रुचि वो करो। हाँ, वो अपनी रुचि तुम पर थोपे तो तुम विनम्रता से इनकार कर सकते हो, तुम्हारी रुचि भी उसमें नहीं थोपी जानी चाहिए। समझाया, कॉम्प्रोमाइज हुआ, आज जिंदगी खुशहाल है। थोड़ा ये रुचि भेद तो होगी ही होगी। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। आज मेरी जो सोच है
वो आपकी सोच नहीं हो सकती, महाराज जी की नहीं हो सकती। महाराज जी की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मैं चाहूँ कि जैसी मेरी सोच है वैसी महाराज जी करें, या महाराज जी जैसा चाहे कि जैसी सोच मेरी वैसी महाराज जी करे, तो दोनों महाराज जी नहीं रहेंगे। रहेंगे भी तो एक दूसरे से राजी नहीं रह पाएंगे, नाराजी हो जाएगी। यही बात समझनी चाहिए। अगर रुचि भिन्न है, चिंतन भिन्न है, तो उसे समझते हुए चिंतन के या रुचियों के टकराव को टालना चाहिए। कई बार तो आप लोगों के यहाँ छोटी छोटी बातों पर बड़ा बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। आज मैंने ये सब्जी चाहिए थी, तुमने ये सब्जी क्यों बनाई? होता है कि नहीं होता? हमने तुमसे कहा था, वो क्यों नहीं बनाया? होता है। छोटी सी बात, बड़ा बवाल, जड़ है रुचियों को थोपने की प्रवृत्ति। मैं ये चाहूं या संसार में कोई भी चाहे कि सबकी रुचि समान हो, असंभव। रुचियां सबकी अपनी अपनी निजी होती है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके परिवार में सब एक सी रुचि रखने वाले होते हैं। बड़े भाग्यशाली, जिनका प्रबल पुण्य होता है, उनमें सबकी रुचि एक सी होती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हमें चाहिए कि हम उनके मध्य सामंजस्य बना करके जिए। दूसरा कारण, अहम, ईगो, सब झगड़े की जड़। मैं क्या? मैं छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं। मुझसे क्यों नहीं पूछा? मुझे क्यों नहीं बताया? होता है। घर परिवार में तो ये और ज्यादा होता है। यदि बड़े बुजुर्ग की बात को किसी ने नकार दिया तो फिर देखो क्या हाल होता है, उलझ जाते हैं। वहां अहम गौण होना चाहिए, आत्मीयता को प्रमुखता देनी चाहिए। और देखो अहंकार कैसा होता है। एक घर में एक भिखारी आया, बहू ने देखा, भिखारी से मना कर दिया, यहां कुछ नहीं है। घर में भिखारी भीख मांगने के लिए आया, बहू ने उसे लौटा दिया, यहां कुछ नहीं है। पीछे काम भिखारी लौट गया। पीछे सास की नजर पड़ी, सास दरवाजे तक आई, भिखारी को आवाज दिया। भिखारी को आवाज दिया। भिखारी सोचा चलो सासू का हृदय पिघलेगा, कुछ तो देगी। बोला 3 दिन का भूखा, कुछ तो दे दो। बोले यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। माँ जी मैं तो चला ही गया था, आपने क्यों बुलाया? बोले ये घर मेरा है, मालकिन मैं हूं, मना भी करूंगी तो मैं करूंगी। बहू कौन होती मना करने वाली? मना करूंगी तो मैं करूंगी। ये ईगो बहुत खतरनाक है, झगड़े का कारण। तीसरा कारण है आग्रह। किसी भी बात का आग्रह बना करके बैठ जाना, अड़ जाना। कोई बात हुई, बात को पकड़ लिए, अड़ गए। अब मैंने जो कहा वही होगा, कह दिया सो कह दिया। होता है। कई बार जो आपस में तू मैं होती, वो क्यों होती? क्यों होती? आग्रह के कारण। एक दूसरे पर अपनी बातें थोपते हैं और उसमें अड़ जाते हैं, अडामेंट हो जाते हैं। संत कहते हैं जीवन का रस लेना है तो अडामेंट मत रहो, एडजस्टमेंट की का नेचर बनाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, सम्यक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या जिताशा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।